नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय भीम, जय जोहार। कैसे हैं आप सब? महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी में आप सबका स्वागत है। मैं विजय मौर्य। जो भी लोग नए हैं उनसे आग्रह है, या जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए। आज कक्षा 8 के इतिहास के इस सीरीज में हम कक्षा 8 के इतिहास में पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारतवर्ष में अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप लोगों को बताया गया था कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन कैसे हुआ था, और वे शक्तियां जब आईं तो यहाँ व्यापार के इरादे से आई थीं, और व्यापार करते 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 धीरे धीरे वे भारत में अपने राज्य को कैसे स्थापित कर लिया, और उन्होंने इसके लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, इसके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। 17वीं शताब्दी में व्यापारी कंपनियां भारत आई थीं, और 18वीं शताब्दी में उन्होंने भारतवर्ष को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, यानी 100 वर्षों तक के भीतर। तो कैसे क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति जो थी वो धीरे धीरे क्षीण होने लगी थी, और जब मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी थी तब जो उनके प्रांतीय और क्षेत्रीय शासक थे वे लोग अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर लिए। मुख्य रूप से उसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा थे। इन प्रांतों पर मुगल बादशाहों का नियंत्रण बिल्कुल ना के बराबर हो गया था, और इसी सदी में यूरोप और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में उपनिवेशों को लेकर के और व्यापार को लेकर के, ज़्यादा मुनाफा को लेकर के हमेशा उनका गृह युद्ध होता रहता था। और जैसे ही वहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड में युद्ध शुरू होता था, वैसे जो यहाँ की कंपनियाँ थी वे लोग भी आपस में युद्ध करना शुरू कर देते थे। आप लोगों को इसके पहले बताया ही गया है कि यहाँ की जो कंपनियाँ थीं वे भी अपना सशस्त्र सैनिक रखती थीं, और उसका इस्तेमाल यहाँ के राजाओं के आंतरिक कलह को ध्यान में देते हुए एक दूसरे राजा की मदद करते थे। बदले में उनसे अपने सैनिक भेजने का किराया वसूलते थे। किराया में बाजार में टैक्स में छूट, व्यापार पर एकाधिकार इत्यादि सब शामिल होता था। अभी हम एक शब्द बोले हैं उपनिवेश। तो उपनिवेश क्या होता है? पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि उपनिवेश क्या होता है। तो उपनिवेश वह राज्य होता है जिस पर किसी दूसरे राज्य का अधिकार होता है। जैसे इंग्लैंड भारतवर्ष में जब को अपने कब्जे में किया था तो भारत इंग्लैंड का उपनिवेश बन गया था। अफ्रीका के लगभग अधिकांश देश यूरोपीय देशों के उपनिवेश बन चुके थे। वो धीरे धीरे क्रमशः आज़ाद हुए हैं। तो उपनिवेश क्या होता है ये, और एक दूसरे की देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होता है, ये पहले हम देखें। तो इसमें जो मुख्य देश होता है वो अपने अधीनस्थ देश के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, और जो मुख्य देश होता है पहला देश वो उन्नति करते हुए आगे बढ़ जाता है, और उपनिवेश की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अब सवाल उठता है कि भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया? तो पहली बात देखिए कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, और औद्योगिक क्रांति के दरमियान वहाँ पर बहुत से कारखाने लग गए थे।
और कारखानों को कच्चा माल चाहिए था। तो इस बीच वे जब यहाँ व्यापार किए तो उनको यहाँ से कच्चा माल की सप्लाई की संभावना दिखी और यही कारण रहा कि वे धीरे धीरे यहाँ पर अपना कब्जा भी किए। तो भारत को कच्चे माल की पूर्ति का वे साधन बनाना चाहते थे और सबसे बड़ी चीज़ थी कि यहाँ एक बहुत बड़ा बाजार था। तो इंग्लैंड में जो माल बन जाता था उसको यहाँ पर ला करके ऊंचे दामों में बेचना चाहते थे और इससे मुनाफा कमाना चाहते थे। तो एक तो कारण उनका ये रहा कि वे भारत को अपना उपनिवेश बनाना चाहें। अब वे इसके लिए जैसे आज की स्थिति में हम कह दें कि जैसे अडानी जी सेब के बागान इत्यादि हर जगह पर अपना धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं, उसी तरीके से उस समय जो व्यापारी कंपनियां थी तो वे आ करके और इसी तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित करती थी। वे कुछ ज़रूरी फसलें उगवाती थी जैसे नील है, पटसन है, अफीम है, चाय है, कहवा है, और यहाँ के कच्चे माल को ले जाती थी इंग्लैंड में और वहाँ से तैयार माल को ले करके यूरोप के अन्य देशों में बेचती भी थी। तो इस तरीके से भारत को अंग्रेज़ों ने अपना उपनिवेश राज्य बनाना जरूरी समझा। दूसरी चीज़, व्यापार के लिए वे लोग इन सब चीज़ों को ले जाने के लिए यहाँ के राजाओं महाराजाओं से इजाज़त भी लिए और यहाँ के सड़कों को बनवाने में मदद किए, रेल लाइनों को बिछाना भी शुरू किया। तो इससे उनका आवागमन बड़ा ही सुगम हो गया और इससे वे लोहा कोयला आदि खनिज खदानों को जल्दी से खोद करके और अपने व्यापारिक कंपनियों तक पहुंचाने का प्रयास करने लगे। जब ये सब कर रहे थे तो इनको भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने की ज़रूरत महसूस हुई और कहीं कहीं राजा इनके इच्छा के विरुद्ध कार्य करते थे, इसलिए वे इसको अपने नियंत्रण में लेना चाहें। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, काफ़ी, चाय के बागान भारत में लगवाती थी और इनके फसलों को सस्ते दामों में खरीद करके अपने जहाज़ों से इंग्लैंड में ले जाती थी, कारखानों में भेजती थी। तैयार माल जैसे हो जाता था, जैसे कपास से कपड़ा बन जाता था, चाय पत्ती बन जाती थी, नील से कपड़ा रंगने वाला आइटम बन जाता था, तो इसको जहाज़ों में भर करके भारत या यूरोप में अधिक दामों में बेचते थे। तो इससे उनका एक मुनाफा बहुत तेज़ी से बढ़ता गया और वो कंपनी दिन रात दूनी चौगुनी बढ़ती चली गई। तो यह सब करने के लिए भारत में जो उनके अधिकारी थे उन्होंने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और इनके वर्चस्व स्थापित करने में जो उनके राजा महाराजा थे उन्होंने भी बहुत ही मदद किया। भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो व्यापार कर रही थी, ये दोनों एक दूसरे से लड़ती रहती थी और इन कंपनियों की कोशिश होती थी कि वे एक दूसरे को यहाँ से खदेड़ दें और इसके लिए कंपनियाँ अब अपने अपने देशों से सैनिक भी मंगाना शुरू कर दी थी। अब जिस समय वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई थी तो अब जैसे सपोज करिए कि भारत से वो कपास ले गए, अब कपास को ले गए तो कपास भारत की खेतों में पैदा हुआ। तो कपास को खरीदने के लिए भारत से वे अपना एजेंट रखते थे। तो एजेंट जा कर के यहाँ के किसानों को समझाता था कि आप भैया कपास पैदा करिए और हम आपका कपास खरीदेंगे। धीरे धीरे यहाँ पर कपास की खेती हुई और वे अपने एजेंट और व्यापारियों के माध्यम से कपास को खरीदे, उसको ले गए और वहाँ पर वो कपड़ा बनवाए। अब वहाँ से कपड़ा बन गया तो फिर उसको ले आकर के इसी भारत देश में बेचने लगे। अब भारत में उस समय कोई कारखाना नहीं लगा था, तो जो भारतीय बुनकर थे वे विदेशी कारखानों का मुकाबला नहीं कर पाए क्योंकि कारखानों में कपड़ा जल्दी बनता था और उसकी लागत भी कम आती थी।
जबकि भारतीय बुनकरों को हाथ से कपड़ा बनाने में काफ़ी समय लगता था और उसकी बिक्री भी काफ़ी कम दाम में अब होने लगी थी, और इससे भारतीय बुनकरों की दशा खराब होती चली गई और धीरे धीरे यहाँ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा एकाधिकार हो गया। तो इस तरीके से इन लोगों ने अंग्रेजी राज्य की स्थापना की। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में एक वहाँ का अधिकारी था जिसका नाम लॉर्ड क्लाइव था, उसका बहुत बड़ा विशेष योगदान है। और उसी समय एक डुप्ले थे जो फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व करते थे। इन दोनों लोगों की महत्वाकांक्षा थी कि वे भारत में राज्य को स्थापित करें, और इसके लिए वे लोग साम दाम दंड भेद की नीतियों का सहारा लेना शुरू किया। और उसी समय भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला करने में ही लगे रहते थे। कभी कभी इनमें उत्तराधिकार संबंधी लड़ाई हो जाती थी। किसी राजा का लड़का दो ठो था तो अपने में लड़ जाते थे कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। इन्हीं झगड़ों के चलते न एक कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांग अड़ाने लगी और वे एक किसी राजा या किसी नवाब का साथ दे देती थी और अपनी सेना उसके लिए लड़ने को भेज देती थी। और जब वो रजवा जीत जाता था और जब नवाब जीत जाता था तो बदले में जो कंपनियां थीं उससे बहुत बड़ा माल इकट्ठा करती थी और धीरे धीरे इनके पास बहुत बड़ा माल इकट्ठा होने लगा। अब समस्या यह है कि उस समय जो यहाँ के सैनिक थे वो तीर तलवार भाला चलाते थे और उस समय यूरोपीय जो थे उनके पास बंदूक बन गई थी। तो यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना थी, तोप थे, बंदूक थी और वे लोग नियमित परेड और अभ्यास करते थे। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा भारतीय सेनाओं पर भारी पड़ने लगा और राजाओं के सैनिक हारने लगे। जब राजा कंपनी की सैनिक की सहायता से जब जीत जाता था तो कंपनियों को बहुत धन देता था। अब कई बार कंपनी राजा से कहती थी कि भैया हमको धन न दो, हमको वो ई वाला बजरिए दे दो, हमको इसी में। तो वो एक इलाका मांग लेती थी। उस इलाके के गांव शहर में जो भी काम होता था वो कंपनी करती थी, जैसे वहाँ खेती करवाना और वहाँ लगान वसूल करना, ये सब सारी चीज़ें करती थी। और इससे वहाँ से जो उसको आमदनी मिलती थी तो उससे अपना वो सेना का खर्चा भी चलाती थी। अब धीरे 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 करके कंपनियों के पास बहुत बड़ी सेना हो गई। अब जब सेना हो गई तो दक्षिण भारत में कर्नाटक क्षेत्र में अब फ्रांसीसियों के बीच में और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई। 1746 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी के बीच में 3 लड़ाइयाँ हुई जिन्हें कर्नाटक का युद्ध कहा जाता था। और अंत में 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए और उनका काम समाप्त हो गया। अब उनको कह दिया गया था कि व्यापार करना है तो व्यापार करो, यहाँ के नौटंकी में न भाग लो, अब यहाँ के राजा ओजा वाला काम जो है वो हम ही करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें उनको बता दी गई और यहाँ से जो फ्रांसीसी कंपनियों का अंत हो गया। अब जो राजा महाराजे थे अब उनको भी खतरा महसूस होने लगा। अब कंपनियों को भेंट देने से जो और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा। राजा और नवाब चाहते थे कि कंपनियां व्यापार तो करें परंतु वे किसी राज्य में अपने सैनिक ताकत न बढ़ावें। कंपनियां सोचती थीं भैया हम अपना सैनिक ताकत बढ़ावें। अब कंपनियों से राजाओं महाराजाओं के भी ठनने लगी। अस्त्र शस्त्र सैनिक बल किलाबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार अब नहीं रह गया। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगने लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेना रखे, युद्ध लड़ें, किला बनाएं और सैनिक शक्ति से अपनी धाक जमाएं।
तो अब ये लोग धीरे धीरे कंपनी से मुक्ति चाहने लगे। अब जब कंपनी से मुक्ति इतनी आसानी से थोड़े मिलने वाली है, जब आप बुलाए हो, दिए हो, तो कहाँ मिलेगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फायदा उठाना। अब कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। कंपनी का तो जो व्यापार था, साथ में जैसे इसमें सरकारी डॉक्टर होते हैं, वो कहीं निजी प्रैक्टिस पर भी बैठ जाते हैं, उसी तरीके से जो कंपनी के कर्मचारी थे वे अपना निजी व्यापार भी करने लगे थे। वे अपने माल को कंपनी का माल बता करके और उसका कर टैक्स नहीं बता चुकाते थे। इस तरीके से कंपनी तो धनवान हो ही रही थी, उसके जो कर्मचारी थे वे भी धनवान हो रहे थे, अफसर भी वो भी धनवान हो रहे थे और मालामाल होकर के वो भारत से लौटते थे। कई भारतीय व्यापारी और सेठ थे जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे, वे भी अपने माल को कंपनी का माल बता करके अब बेच देते थे और टैक्स से बच जाते थे। तो कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट शुरू हो गई, धोखाधड़ी शुरू हो गई और कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती करके सस्ते दाम पर सामान खरीदने की कोशिश करने लगी। क्योंकि कंपनी जब राजाओं महाराजाओं को सहायता दी थी तो उसमें कहा गया था कि भैया हम आपके राज्य में टैक्स फ्री व्यापार करेंगे, और उस समय के जो नवाब थे, राजा थे, उनकी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर गए थे। तो इस तरीके से इनका कार्य चलता गया। तो अब जो इलाका कंपनी को उपहार में मिला था, भेंट में मिला था, वहाँ के तो किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। अब वो जो कंपनी के लोग थे, अब वो हद से ज़्यादा लगान वसूल करने लगे। तो आम पब्लिक में भी बहुत बड़ा रोष होने लगा। और जब यह बात राजा को पता चली कि उनकी प्रजा बहुत पीड़ित है, तो राजा इस बात का जब विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ जाते थे। तो स्थिति उनकी ये हो गई थी कि वो जिसको चाहे उसको राजा बना देते थे, और जो जिसको राजा बनाते थे वो उनका कठपुतली होता था और उसके व्यापार के तौर तरीकों पर रोक नहीं लगा पाता था। इसी तरीके से चलता रहा। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां जो बंगाल के नवाब थे, उनकी मृत्यु हो गई और जो उनका पौत्र था सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बना। और बताया ही गया है भी आपको कि जैसे उत्तराधिकार की लड़ाई हमेशा रहती थी, जैसे कोई नवाब मरता था या कोई राजा मरता था, तो जब नया नवाब नया राजा बनता था तो घर परिवार में ही उसके जो बहुत से शत्रु होते थे, वे सब चाहते थे कि हम ही नवाब बने, हम ही राजा बने। तो नवाब के विरोधी बंगाल के कुछ धनी सेठ भी हो गए और उन लोगों ने अवसर पा करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता मांगा। तो नवाब के विरोधियों की साजिश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाग लेना शुरू कर दिया और यूरोपीय कंपनियां अब शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करने लगी थी। शाही फरमान वहीं से मिला था, दिल्ली की सल्तनत से। अब साथ ही कोलकाता स्थित अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी करने लगी। और जब एक बात की सूचना सिराजुद्दौला को मिला तो उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। तब अंग्रेजों ने नवाब के इस आदेश की अवहेलना कर दी, क्योंकि उस समय वो बड़े मजबूत स्थिति में पहुंच गए थे। और जो उस समय उनका एक लॉर्ड क्लाइव था, वो सिराजुद्दौला के सेनापति मिर्जाफर से मिल गया, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो चाहता था कि वह नवाब बने। तो जब यह आदेश सिराजुद्दौला ने पारित किया और उसकी आदेश की अवहेलना की, तो जब यह बात नवाब को पता चला तो नवाब ने अंग्रेजों के गढ़ कोलकाता पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों को हरा दिया। जैसे ही घटना का समाचार चेन्नई पहुंचा तो क्लाइव एक नौसैनिक बेड़ा का वहाँ पर एक अधिकारी था। तो नौसैनिक बेड़े के साथ वो आया, कोलकाता पहुंचा और कोलकाता पर अंग्रेजों को का फिर से अधिकार हो गया। वो वहाँ से सैनिक लेकर के आया
और फिर से कलकत्ता पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। नवाबों तथा अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई और अली नगर की एक संधि हुई जो 9 फरवरी 1757 को हुई, और इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। किंतु जो लॉर्ड क्लाइव था वो इतने से संतुष्ट नहीं था। वह तो बंगाल में अंग्रेजी राज स्थापित करने का सपना देखने लगा और क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साठगांठ शुरू कर दिया और नवाब का जो सेनापति मीर जाफर था उससे मिला, उसको प्रलोभन दिया, कहा अरे आप बढ़िया हो, आप में नवाब बनने के सारे गुण हैं, आप चाहो तो हम आपकी मदद कर दें और आपको हम नवाब बनवाई दें। अब किसको नवाब बनना अच्छा नहीं लगता है। तो इस षड्यंत्र में बंगाल के 2 बड़े व्यापारी थे जिनका नाम था राय दुर्लभ और जगत सेठ और अमीन चंद। ये 3 ठो व्यापारी थे। तो ये लोग व्यापारिक लाभ कमाने के लिए वे भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए और इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक पत्र लिखा और कहा कि आपने जो संधि किया था कि हमको बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार है, उसका आपने उल्लंघन किया है और इसका दंड आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। और इस तरीके से वह एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल दिया। जब नवाब को इसकी सूचना मिली तो उसने प्रतिरोध करने के लिए अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच किया और 1757 में पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला और क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हो गईं। नवाब और सेनापति एक दूसरे के साथ में आए जरूर। तो नवाब ने अपने सेनापति से कहा कि चलो अंग्रेजों पर आक्रमण करो, लेकिन जो सेनापति था मीर जाफर उसने अपने सैनिकों को आदेश नहीं दिया और उसके सैनिक वहाँ पर निष्क्रिय रूप से खड़े रहे। इससे सिराजुद्दौला को विश्वासघात का आभास हो गया और षड्यंत्र से बचने के लिए वो लड़ाइये छोड़ के भाग गया और नवाब के भाग जाने से ओकरी सेना में भगदड़ मच गई और अंत में नवाब को बंदी बना लिया गया। और जब नवाब बंदी बन गया तो मीर जाफर के पुत्र ने उस नवाब की हत्या कर दी और जब नवाब की हत्या हो गई तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया बंगाल का। अब यहाँ पर खाली वो बंगाल का नवाबे थे, सारा राज्य काज सब अंग्रेज ही देखना शुरू कर दिए और इस तरीके से बंगाल में दोहरी व्यवस्था स्थापित हो गई। इस दोहरी व्यवस्था से किसानों तथा दस्तकारों में असंतोष हो गया और जब मीर जाफर इस स्थिति से छुटकारा पाने का प्रयास करने लगा तो फिर वही काम शुरू हुआ कि मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम, अब मीर जाफर को गद्दी से उतार के और मीर कासिम को नवाब बना दिया गया और नवाब बनाने के चक्कर में अंग्रेजी सेना का खर्चा चलाने के लिए उसने वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिला ये अंग्रेजों को दे दिया। हालांकि मीर कासिम एक बहुत बड़ा योग्य शासक था, वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था, लेकिन अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत, वही वाल कहावत हो गई। तो उधर अंग्रेजों ने जब यह ध्यान दिया कि मीर कासिम बंगाल की स्थिति को सुधारना चाह रहा है और उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थापित कर दिया और वहाँ किलाबंदी शुरू कर दिया, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि फिर से मीर कासिम को हटाया और फिर मीर जाफर को बना दिया। तो इससे मीर कासिम नाराज़ हुआ और उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ शुजाउद्दौला शाह आलम के साथ गठबंधन करके और एक लड़ाई लड़ी, बक्सर का युद्ध, जिसको 1764 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ है और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ है। और 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ है इसमें भी अंततः अंग्रेज़ों को सफलता मिली और मीर कासिम युद्धभूमि से भागने पर विवश हुआ और यहीं से अंग्रेज़ों का भारतवर्ष में राज स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
अंग्रेज़ों ने जब एक बार फिर से मिर्ज़ाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और अंग्रेज़ों की इस विजय से मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम की न हार हुई बल्कि इससे ये हो गई कि यहाँ पर इनको एक संधि करनी पड़ी। अब वहाँ पर दो संधियाँ हुई हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दिया और वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी बन गए और इसके बदले में मुगल बादशाह को 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन अंग्रेज़ों ने देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया और अवध का शेष भाग अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपया युद्ध हर्जाने के रूप में उस समय दिया और इस प्रकार कलायू ने बंगाल के नवाब से एक संधि की जिसके अनुसार बंगाल में द्वैत शासन स्थापित हो गया। इसका मतलब है, द्वैत शासन का मतलब क्या था कि शासन बंगाल के नवाब के नाम से होगा, बाकी जो वहाँ की प्रशासन व्यवस्था होगी सब वो अंग्रेज करेंगे। जैसे अब जब यह स्थिति हो गई तो धीरे धीरे क्षेत्रीय राजाओं के कोष खाली हो गए और राज्य की आमदनी के अधिकांश हिस्सों पर अंग्रेजों का अधिकार होता चला गया और ऐसी स्थिति आ गई कि कोई भी राजा अब इनका विरोध नहीं कर सका और धीरे धीरे एक एक करके सबको ये हराते चले गए और अंत में आकर के ये दिल्ली पर भी कब्जा कर लिए। तो इस तरीके से भारतवर्ष में अंग्रेजी राज स्थापित हो गया।